हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि किस तरह से जो SEBC सोसाइटी है उनके रिजर्वेशन के लिए रूल बन रहा था। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कितने तरह के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सरकार के लिए डिसीजन लेते हैं या फिर मेजर स्टेप्स जो सरकार लेती है उनको इम्प्लीमेंट करने में किन किन ऑर्गेनाइजेशन का रोल होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पार्लियामेंट से, लेकिन उसके पहले एक बार गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है समझना ज़रूरी है। पहले एक बार हम देख लेते हैं कि वो पूरा प्रोसेस जिसके तहत जो है या SEBC रिजर्वेशन का बिल जो है पास हुआ था। सबसे पहले एक मंडल कमीशन जो है फॉर्म किया गया था जिसने कि जो है SEBC की कंडीशन जो है सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की जो है कंडीशन को स्टडी करने के लिए जिसने अपना जो है सजेशन दिया था। ठीक, इसने स्टडी की थी और अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनकी रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक, मेन रिकमेंडेशन क्या थी? 27% रिजर्वेशन। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट में फॉर्मली अनाउंस किया कि साहब हमारी सरकार ये कानून बनाने जा रही है। इसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह इसका डिस्कशन होता है और फाइनली दोनों हाउसेज इसको पास करते हैं। ठीक है, दोनों हाउस पास होने के बाद जो है प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और याद रखिए कि जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं हुआ तब तक इसको बिल बोलते हैं। ठीक है, बिल एक तरह का प्रपोजल हो गया और जब बिल पास हो जाता है तब इसको लॉ बोलते हैं। ठीक है, फाइनल पास कब माना जाता है? जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाए। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट ने जो है DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को जो है ऑर्डर दे दिया कि सारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए। DOPT ने क्या किया था? सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बोल दिया कि आप जो है आप ये जो प्रोसेस है, ये स्टेप्स है, इन सारी चीज़ों को आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसके बाद कुछ लोग मैटर को कोर्ट में लेकर के गए, उनको लगता था कि यह उनके साथ इनजस्टिस है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फाइनली जो है ये कहा कि जो सरकार ने जो सोचा है वो एकदम से सही है और इसलिए ये डिसीजन जो है होकर रहेगा और इसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। ठीक है, आप चाहें तो जो है इस पूरे प्रोसेस का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आपको नोट्स बनाने की प्रोसेस में आसानी हो। एक बार जो है सरकार के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देश में जो है सबसे ऊपर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है क्योंकि सारी पावर वहीं से जनरेट होती है। ठीक, उसके नीचे हमारा लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव क्या है? बेसिकली ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, इसका काम है लॉ की मेकिंग। एक मिनट रुको, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाली पेज देख लेते तो थोड़ा सा जो है ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके नीचे जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो लेजिस्लेटिव हो गया, इसका काम क्या है? कानून को बनाना। याद रखिए, कानून बनाता कौन है? लेजिस्लेटिव। कौन कौन है इसमें? तो लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। जनरली जो है हम पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा को ही काउंट करते हैं, बट प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पार्लियामेंट के ये 3 हिस्से हैं। कई बार एग्जाम में आता है, कंफ्यूज नहीं होना, उसके 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं और ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि जो प्रेसिडेंट है वो दोनों जगह पे है। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री की सिस्टम की खास बात है। इवन कि जिस आप PM को देख रहे हो, PM एंड अदर मिनिस्टर्स, ये लोग भी इसी लोकसभा और राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं जहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो लेजिस्लेटिव में भी है, एग्जीक्यूटिव में। PM एंड अदर मिनिस्टर्स ये जो है लेजिस्लेटिव में भी है, एग्जीक्यूटिव में। ठीक है, एक एडिशनल फीचर जुड़ता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, जिनका काम होता है इन जो है ऑर्डर्स को फॉलो करना। तो लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉ, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट द लॉ। फाइनली जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज जुडिशरी, इनका काम क्या है? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है जस्टिस प्रोवाइड करना और ये देखना कि जो लॉ है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं किया गया। अगेन, अगर लॉ में कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो ये उसको मॉडिफाई करती है। ठीक है, तो ये जुडिशरी का काम है। क्या काम हो गया? 3 काम हो गए। जस्टिस देना, दूसरा देख लेना कि लॉ सही तरीके से बना है कि नहीं, अगर कुछ गड़बड़ है तो लोग अगर कोर्ट में केस करते हैं तो अगर लगता है सरकार ने गलती की है तो वो उस कानून को हटा सकती है या फिर सरकार को बोल सकती है कि आप इसको चेंज कीजिए।
इसके अंदर कौन कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट सारे के सारे कैपिटल में, स्टेट कैपिटल में, ठीक। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम से ही क्लियर है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरे के पूरे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पिक्चर अगर साफ़ नहीं होगी तो वीडियो के टॉप पर जो 3 डॉट्स होते हैं, इन 3 डॉट्स को पे क्लिक करके थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को जो है 240 एंड अबव कर दीजिएगा, चीज़ें ईजी हो जाएगी। तो लेजिस्लेटिव जिसमें प्रेसिडेंट हो गया, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हो गए, राज्यसभा, लोकसभा। एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और अगेन प्रेसिडेंट भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगेन यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर मिसिंग है, ठीक है। जुडिशरी में कौन थी? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो कि हर एक स्टेट कैपिटल में थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में थी। तो ये हमारे जो है सरकार का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज़ पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि पार्लियामेंट के 3 हाउसेज थे, हाउसेज 2 थे, 3 पार्ट थे, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट की जो है जब भी हम जो है पिछले पेजेज पढ़ रहे थे, उसमें 2-3 चीज़ें आई थी। रिपोर्ट की मंडल कमीशन कहाँ डिस्कस हुई थी? पार्लियामेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंसमेंट कहाँ किया था? जो है पार्लियामेंट है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसने फाइनली बिल को कहाँ रखा था? तो पार्लियामेंट में। तो आप देखोगे कि सरकार की ओर से कोई भी जो डिसीजन लिया जाता है वो जो है हमारे पार्लियामेंट में होता है, और वहीं पर मेजर डिस्कशन होते हैं। एक बार फिर से पार्लियामेंट की बिल्डिंग देख लेते हैं। ये जो फेमस बिल्डिंग है यही हमारी पार्लियामेंट है, जिसके अंदर दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा, राज्यसभा। हालांकि कितने दिन टिकेगी पता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बात का प्लान बना लिया है कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो अब ख़राब हो चुकी है, अब नई बिल्डिंग बनने की बात है। तो नहीं पता कि इन फ्यूचर जो है पार्लियामेंट का शेप एंड साइज़ क्या होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो है देश की सबसे जो है पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है लॉ बनाने के लिए, ठीक। देश का कोई भी कानून जो है अगर पार्लियामेंट से पास नहीं होता तो यहाँ से जो है तो वो कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। एक है ऑर्डिनेंस पास होता है, बट वो भी जो है शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। उतना उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर चैप्टर से बाहर हम चले जाएंगे और फिर आप एग्ज़ाम से फंस जाएंगे, ठीक है। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट? किसी भी देश को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, पार्लियामेंट तो कानून बनाता है, तो कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट ज़रूरी है। बट कानून तो एक आदमी ही बना सकता है ना, जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, खुद से कानून बना सकता है। तो पार्लियामेंट ही क्यों चाहिए? तो वजह क्या है कि पार्लियामेंट जनता को रिप्रेजेंट करती है। पार्लियामेंट में लोग कौन होते हैं? तो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, भारत सरकार ने, क्या दुनिया की सभी सरकार ने देश को कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया है, ठीक है। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी जो है इस पार्लियामेंट में पहुंचता है, ठीक। ऐसे ऐसे यहाँ जैसे 50 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं तो यहाँ से 50 मेंबर होंगे, ठीक है। तो इस तरह से अब ऐसे ही जो है स्टेट की असेंबली होती है तो वहाँ पे स्टेट के जो लोग होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री जो है वो देश की जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे केस में अगर कोई कानून पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है तो ये मान लिया जाता है कि उस पर जो है पूरे देश की सहमति बन गई है या पूरे देश ने डिस्कस कर लिया है। पूरे देश में डिस्कस क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपको पता है कि भारत की आबादी जो है 137 करोड़ हो चुकी है, ठीक है। 137 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो ऐसे केस में ये इजी नहीं है कि हम 137 करोड़ लोगों से सवाल पूछते रहें और हर एक का व्यू लें। इसीलिए हमने पार्लियामेंट बनाया कि हर इलाके से उनके रिप्रेजेंटेटिव आ जाएं और वो बता दें कि साहब ये कानून बनने लायक है कि नहीं है, या फिर उनके कानून बनने से उनके इलाके में कोई इशू है तो वो जो है उसमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट है वो जो है फाइनल अथॉरिटी बन जाती है देश में कानून बनाने के लिए, क्योंकि यही कानून बनाई सकती है मेनली, ठीक है। ठीक, इसीलिए जो है यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो है यह पूरे देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट, पार्लियामेंट हैज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का सरकार के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल होता है। कैसे होता क्या है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। इवन कि अभी हम आगे आके डिस्कस करेंगे, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में 545 जो है मेंबर होते हैं, ठीक है। 2 जो है नॉमिनेटेड होते हैं, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, एक्चुअल हो गया 543, ठीक है। तो इसमें जो है इसका मेजॉरिटी यानी कि 273 से प्लस जिसके पास भी जो है मेजॉरिटी होगी
73 प्लस, जिसकी 72 प्लस होता है 273 और अबव, ठीक है। इससे ज़्यादा सीटें जिसके पास भी होगी सरकार उसकी बनती है। ऐसे केस में अगर जो है लोकसभा में 272 प्लस यानी कि 273 एंड अबव, ठीक है, एंड अबव, इतने लोग अगर सरकार के खिलाफ जो है वोट कर दें तो सरकार को इमीडिएट सरेंडर कर देना पड़ता है, सरकार को रिज़ाइन देना पड़ता है। तो इस तरह से जो पार्लियामेंट है यह सरकार पर एक गहरा कंट्रोल रखती है, ठीक है, कि अगर सरकार बदमाशी करे, सरकार प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट मिल करके कुछ ऐसे उल्टे सीधे कानून बनाते हैं जो जनता के लिए फ़ायदेमंद ना हो, और लोकसभा में अगर वोटिंग होती है और लोकसभा जो है मेजॉरिटी सरकार के अगेंस्ट वोट कर देती है तो सरकार को इमीडिएट रिज़ाइन करना पड़ता है। इस तरह से पार्लियामेंट का सरकार पर एक गहरा कंट्रोल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि जो पार्लियामेंट है यह जो है सरकार के पैसे पर नज़र रखती है, यह सबसे बड़ी बात है। आप देखोगे कि चूँकि जनता पैसा देती है, सरकार के पास पैसा आता है कहाँ से? बेसिकली जो जनता टैक्स देती है उसी से सरकार की इनकम होती है, ठीक है। अब सवाल यह है जब पैसा जनता का है तो जनता के हिसाब से खर्च होना चाहिए। जनता का रिप्रेजेंटेटिव कहाँ है? तो पार्लियामेंट में। इसीलिए यह कानून बनाया गया कि कोई भी पैसा सरकार की खजाने में से 1 रुपये भी तब तक खर्च नहीं होगा जब तक कि पार्लियामेंट से बिल पास ना हो, ठीक है। तो हर साल जो है जनवरी फरवरी के आसपास जो है बजट पास होता है, और आइडियली टाइम फरवरी है लेकिन सरकार इस समय कोशिश में है कि उसको जनवरी में लेके आए, ठीक है। बजट पास होता है, उसके बाद ही जो है सरकार कोई पैसा खर्च कर सकती है। अगर पार्लियामेंट अप्रूव ना करे तो जो है अब सरकार 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट इज पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी। अब कोई भी डिबेट होती है उस पर सबसे टॉप लेवल की जो प्लेस है वो पार्लियामेंट है। सीधी सी बात, सरकार जब भी कोई कानून बनाने जाती है तो उस पर जो है पार्लियामेंट में ज़बरदस्त डिबेट होती है। जो सत्ता पक्ष है विपक्ष है वो आपस में डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके फाइनली जो है कोई कानून जो है पास होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिबेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कानून में कहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं और किसे जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से यह हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन और डिबेट बन जाता है। 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जैसा कि बताया था कि 2 हाउसेज हैं और एक प्रेसिडेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। आप जो लोकसभा है उसको लोअर हाउस मानते हैं और जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस मानते हैं, ठीक है। लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है लेकिन राज्यसभा को अपर मानते हैं। ऐसा क्यों है? तो बेसिकली जो ट्रेंड है ब्रिटेन से ही कॉपी किया था। तो ब्रिटेन में क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक, और हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, ब्रिटेन से थोड़ा सा देख रहे हैं तो हाउस ऑफ लॉर्ड में बेसिकली एलिट क्लास के लोग होते थे, ठीक है, आज भी होते हैं। तो पहले क्या था, इनके हाथ में पावर ज़्यादा थी और जो कॉमन है इनके हाथ में जो कॉमन लोग थे उनके हाउस की वोट कम थी। बट धीरे धीरे जो है इसी कारण जो हाउस ऑफ लॉर्ड था इसको अपर हाउस बोलते थे, हाउस ऑफ लॉर्ड कॉमन को लोअर हाउस बोलते थे, ठीक है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे डेमोक्रेटिक फीलिंग बढ़ती गई उनके यहाँ जो हाउस ऑफ लॉर्ड था उसकी पावर को काफ़ी कम कर दिया और हाउस ऑफ कॉमन की जो पावर थी वो जो है वैसे के वैसे रह गई, इवन कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। नाम जो है वही पुराना रह गया, हाउस ऑफ लॉर्ड को वो अपर कह रहे थे, हाउस ऑफ कॉमन को लोअर कह रहे थे। लेकिन हुआ क्या बाद में कि जो पावर है वो कॉमन के पास बढ़ गई, ठीक है। तो वही ट्रेंड हमने भी कॉपी किया वर्ड बाय वर्ड। तो हमने भी जो है आज चूँकि हमारे यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी कोई परंपरा तो थी नहीं, तो हमने जो है जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए जो राज्यसभा बनाई, ठीक है, राज्यसभा बनाई, इसको जो है अपर हाउस कहा, ठीक है, और जो लोकसभा थी इसको जो है लोअर हाउस कहा। लेकिन याद रखिएगा जो एक्चुअल पावर है वो ये लोकसभा एक्सरसाइज करती है, राज्यसभा के पास पावर जो है कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। अब एक बार जो है देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा। इंग्लिश वाला नाम को यूज़ करता नहीं है, हिंदी वाला ही नाम यूज़ होता है। एक बार फिर से इन दोनों हाउसेज में कंपेयर करके देख लेते हैं जिससे पिक्चर आपकी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लोकसभा में जो है जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली जनता इलेक्ट करती है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है हर 5 साल बाद जो है
जो वोटिंग होती है लास्ट टाइम 2000 जो है इसके पहले 14 में हुई थी, फिर 19 में हुई थी, ठीक है। हर 5 साल बाद जो है नॉर्मली इलेक्शन होता है और सीधे जनता जो है इनके एमपीज़ को वोट करती है। राज्यसभा की जो वोटिंग होती है वो स्टेट असेंबली के लोग करते हैं। स्टेट की जो असेंबली है उसके जो एमएलएज हैं वो वोट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, यहाँ डायरेक्टली वोटिंग हो रही है और यहाँ पर जो है असेंबली के लोग वोट कर रहे हैं, ठीक। इसका टेन्योर 5 साल है, ठीक। राज्यसभा का टेन्योर 6 साल है, इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। ये जो है डिज़ोल्व हो सकती है, सीधी सी बात है। 5 साल पूरा हुआ, पूरा हाउस एक साथ डिज़ोल्व होता है, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। राज्यसभा का सिस्टम क्या है कि यह हर साल जो है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो है अगर जो है 300 मेंबर हैं, ठीक है, 300 है नहीं, एक इमेजिन करते हैं, तो करते क्या है, हर 2 साल बाद जो है 100 मेंबर जो है रिटायर होंगे, ठीक है, और उसी साल जो है इलेक्शन होगा, फिर 100 नए मेंबर आ जाएंगे, फिर 2 साल बाद जो है फिर 100 जो है रिटायर होंगे, फिर 100 नए ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। तो इससे क्या होता है कि जो राज्यसभा का जो हाउस है ये कभी भी डिज़ोल्व नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। लोकसभा का सिस्टम क्या है कि एक साथ चुनाव होता है, एक साथ लोग चुनाव जीतते हैं, ठीक है, और एक साथ सरकार बनती है, सरकार काम करती है, 5 साल पूरा हुआ, एक साथ डिज़ोल्व हो गई। कभी कभार किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिज़ाइन दे दिया तो एक आध छिटपुट चुनाव होते हैं, लेकिन जनरली 99.9 केस में जो पूरा इलेक्शन है वो एक साथ होता है। राज्यसभा क्या है, हर 2 साल पे होता है, इसी कारण ये हाउस एक साथ कभी डिज़ोल्व नहीं होती। क्लियर नहीं होगा, समझ में आया होगा तो एक बार फिर से जो है इस लाइन को पीछे करके देख लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर भी कन्फ्यूजन रहे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर से जो चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एज क्वालिफिकेशन, ठीक है, मिनिमम 25 ईयर्स का कोई इंडियन बंदा है तो वो चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स की एज चाहिए, ठीक है। इसके मेंबर कितने हैं, तो 545 की जो है स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट, और उसमें जो है मैक्सिमम 552 हो सकते हैं, ठीक। 545 लोग जो है प्रेजेंट लोकसभा में हैं, मैक्सिमम सीटें जो है 552 हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ राज्यसभा कितनी है, 245 है, ठीक है, और मैक्सिमम 250 हो सकती है। अब ये संख्या एक कम अधिक क्यों है, ठीक है। पर्सनली मुझे लगता है ये बेसिकली जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो आप देखोगे चाइना और जो है पाकिस्तान के कब्जे में है। ये माना जाता है ये सीटें जो है उन्हीं के लिए खाली छोड़ी गई है कि जिस समय भारत उस ज़मीन पर वापस ले लेगा तो ये सीटें जो है उनके लिए भर दी जाएगी, इसीलिए सीटें खाली छोड़ी जाती है। तो प्रेजेंट में 543 सीटें हैं लोकसभा में और 245 हो गई राज्यसभा में, 545 सॉरी। अब इसमें भी एक कंडीशन है, मोस्ट ऑफ का इलेक्शन होता है, मीन्स 543 सीट ऐसी होती है जिसका इलेक्शन होता है और 2 नॉमिनेटेड होते हैं एंग्लो इंडियन। अब ये एंग्लो इंडियन की क्या कहानी, बेसिकली जब अंग्रेज जा रहे थे तो बहुत सारे अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि हमको भारत में ही रहना है। तो अंग्रेज़ लोग चाहते थे कि जो अंग्रेज़ भारत में रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट को इग्नोर ना किया जाए। अब इलेक्शन तो जीत नहीं सकते थे क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम थी। तो जो है उनकी रिक्वेस्ट पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न डाला गया कि सरकार जो है 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो मतलब ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड के, इंडियन मतलब वो ब्रिटिश जो इंडिया में रह गए, उनमें से 2 लोगों को सरकार नॉमिनेट करेगी ताकि अगर किसी एंग्लो इंडियन को इंडिया में परेशानी है तो वो इन 2 लोगों के माध्यम से पार्लियामेंट तक अपनी बात पहुंचा सकता है, ठीक है। तो 543 प्लस 2 545 हो जाते हैं। राज्यसभा का कहानी क्या है, तो 233 का इलेक्शन होता है, ठीक है, प्लस 12 को नॉमिनेशन होता है, ठीक, सिर्फ 12 का नॉमिनेशन होता है, जो कि जो है आप आगे आगे बढ़ते हैं, मतलब 12 जो है वो अलग अलग एक्सपर्ट फील्ड होता है, कुछ साइंस के हैं, कुछ स्पोर्ट्स के हैं, कुछ जो है आर्ट के हैं, कुछ सोशल सर्विस के हैं, तो अलग अलग फील्ड से 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। इस तरह से 245 मेंबर हो जाते हैं, 233 प्लस 12 245, ठीक। अब जो है जो सरकार की लोकसभा की पावर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि जो है ये सरकार पर डायरेक्ट कंट्रोल करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर सरकार बनानी है ना तो आपको लोकसभा में मेजॉरिटी ज़रूरी है। कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो है 543 का जो है 543 डिवाइडेड बाई 2, ये जो है 272.5 आता है, ठीक है। मतलब 273 सीट अगर आपके पास रहेगा तभी आप सरकार बना पाओगे। एट द सेम टाइम अगर 273 लोग जो है 273 लोकसभा एमपी आपके अगेंस्ट वोट कर देते हैं तो आपको इमीडिएट रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से सरकार पर इनका डायरेक्ट कंट्रोल बनता है, ठीक है।
राज्यसभा का सीन क्या है? तो राज्यसभा सिर्फ सवाल पूछ सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक, राज्यसभा सिर्फ क्वेश्चन कर सकती है। अब आते हैं मनी बिल की क्या कहानी क्या है। मनी बिल मतलब वो बिल जिस पर जो है जिससे जो है सरकार को पैसे मिलते हैं। ठीक है, जैसे बजट हो गया तो सरकार को खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो इस मनी बिल पर लोकसभा की पावर ज़्यादा है। मीन्स इस बिल में वो चेंजेज कर सकती है, सजेशन दे सकती है, तो और इसके डिसीजन मानने पड़ते हैं मनी बिल पे। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पावर ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सजेशन दे सकती है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, वो जो है इसको जो है 14 डेज़ के लिए रोक सकती है, 14 डेज डिले कर सकती है। अगर राज्यसभा ने 14 डेज़ में पास नहीं किया तो बिल को ऑटोमेटिक पास माना जाता है। ठीक है, ये सजेशन दे सकती है, सजेशन लोकसभा माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो है लोकसभा की पावर ज़्यादा हो जाती है। ठीक, अगेन यही बात है कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कम पावर है। एक आखिरी पॉइंट बच रहा है कि लोकसभा का जो हेड होता है, जो पूरे सिस्टम को रन करता है, उसको स्पीकर कहते हैं, और राज्यसभा में यह वाइस प्रेसिडेंट होता है। जो देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो बाई पोस्ट जो है राज्यसभा का हेड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अब सवाल ये आता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के बीच आपसी रिलेशन कैसे हैं और चीज़ें मैनेज कैसे होती है। ठीक, तो हमने ये देखा लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है। कैसे? तो पहली चीज़ ये है कि कोई भी कानून को पास करने के लिए दोनों हाउसेज की जो है परमिशन ज़रूरी है। ठीक है, दोनों हाउस से उसको पास होना ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लो कि दोनों हाउसेज में क्लैश है, लोकसभा राज्यसभा का के बिल को इग्नोर कर रही है, राज्यसभा लोकसभा के बिल को इग्नोर कर रही है, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होता है, एक जॉइंट सेशन होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा का एक जॉइंट सेशन कराते हैं, दोनों लोग को मिला करके वोटिंग करते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर 545 मेंबर हैं और यहाँ पर सिर्फ 245 हैं, तो अपने ज़्यादा नंबर के कारण बिल में वही पास होता है जो कि लोकसभा की ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड थिंग क्या है कि मोस्ट ऑफ जो बड़े नेता हैं वो जो है लोकसभा से आते हैं। अभी भी देखोगे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो जो है लोकसभा से आते हैं। ठीक है, उनकी पावर लोकसभा से जनरेट होती है, वहाँ पे नंबर गेम। ठीक है, तो इसलिए भी लोकसभा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ क्या है, जो भी मेजर बिल हैं, इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, वो लोकसभा में ही पास होते हैं। तो इस लोकसभा में ही जो इनिशिएट किए जाते हैं, तो इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एक और चीज़ जो आपको पहले बताया था कि लोकसभा के पास मनी बिल को लेकर के ज़्यादा इशू है, राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज डिले कर सकती है, अदरवाइज उसके पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो इसको चेंज कर सके। ठीक है, वो सजेशन दे सकती है, लेकिन लोकसभा की मर्जी है वो इन सजेशंस को माने ना माने, चाहे तो उनके सजेशन को डस्टबिन में डाले। तो इस तरह से लोकसभा के हाथ की पावर्स जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा होती है। ठीक, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि बताया था कि लोकसभा जो है मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकती है। कहा कि कोई भी मंत्री, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, वो तभी तक अपने पावर को एंजॉय कर सकता है जब तक कि जो है लोकसभा उसको सपोर्ट करे। जिस दिन लोकसभा ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, इमीडिएट जो है सरकार के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है कि लोकसभा का सरकार के प्रति कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, वोटिंग होती है, अगर जो है 273 या एबव जो है इन लोग एमपी लोकसभा एमपी ने सरकार के खिलाफ वोट कर दिया तो सरकार को इमीडिएट रिज़ाइन देना पड़ता है। ठीक है, इस तरह की पावर जो है राज्यसभा को नहीं दी गई है, तो इसलिए भी जो है लोकसभा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अ डे इन लोकसभा, ठीक है, एग्जाम पर्पज से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख सकते हो लाइफ कितनी लोकसभा में कितने जो है बिजी शेड्यूल चलता है। ठीक है, 7 दिसंबर 2044 का जो है इसने डिस्क्रिप्शन दिया है कि दिन के 11 बजे हैं और जो है जो मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 3 सवाल दिए हुए हैं कि जो है सरकार की जो है मिलिटेंट ग्रुप को लेकर के क्या पॉलिसी है, टेररिस्ट ट्राइब्स को लेकर क्या पॉलिसी है, अगेन मेडिसिन प्राइस पर को लेकर के सरकार क्या कर रही है। ठीक, 12 बजे के करीब में जो है मेजर जो ऑफिशियल पेपर्स सरकार के अलग अलग विभाग हैं तो वो उनकी साल भर की जो भी एक्टिविटी की रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में रखी जाती है ताकि देश जान पाए कि सरकार के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं। तो आईआईटी खड़गपुर का, आईटीबीपी का और राष्ट्रीय इस्पात निगम जो कि सरकारी कंपनी है, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ रखी जा रही है। ठीक,
1202 पर फिर से एक डिस्कशन शुरू होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। इसी टाइम जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है अपनी डिमांड रखी है कि साहब हमको रेलवे के डेवलपमेंट के लिए और ज़्यादा पैसे चाहिए। HRD मिनिस्टर भी अपना प्रपोजल रख रहे हैं माइनॉरिटी एजुकेशन बिल को लेकर के, ठीक है। अब 12-14 होते होते जो है कुछ लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स बतानी शुरू की कि साहब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिस पर जो है डिस्कशन करना ज़रूरी है। एक तहलका केस हुआ था जिसमें क्या था, कुछ बड़े जो है टॉप लेवल लीडर्स जो है वो रिश्वत लेते पकड़े गए थे, तो उस पर जो है जांच कमेटी बिठाने की बात थी। ऐसे ही कुछ लोगों ने डिमांड की कि राजस्थानी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। इसी तरह से कुछ लोगों ने कहा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है जो किसानों के लिए उस पर जो है को रिन्यू किया जाए। 226 पर जो है 2 मेजर बिल जो है प्रपोज़ किए गए कि इस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए, ठीक। 4 बजते बजते जो है एक लंबा डिस्कशन होता है देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कि हमें जो है इराक के सेंस में, उस दौर में इराक को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी, तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। और फाइनली शाम के 7 बज गए जबकि जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है और हाउस को अगले दिन के लिए जो है नेक्स्ट डे के लिए एडजर्न किया जाता है। तो इस तरह से आप देखिए तो पार्लियामेंट का जो वर्किंग है वो बहुत बिजी शेड्यूल होता है और दिन भर में पार्लियामेंट में बहुत सारे काम करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या है, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या है। एग्जीक्यूटिव क्या है तो नाम से ही क्लियर है, जिसका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। इस एग्जीक्यूटिव को के 2 पार्ट हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है। पॉलिटिकल बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका इलेक्शन होता है, ठीक है। परमानेंट कौन है तो परमानेंट में वो लोग आते हैं जो कि जो है गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। एक बार फिर से दोनों के डिफरेंस को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं ताकि चीज़ें हमको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। अगेन पिक्चर क्लियर ना हो तो 3 डॉट करके पिक्चर क्वालिटी बेहतर कर लिया। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन है तो इनका इलेक्शन होता है, याद रखिए इनका इलेक्शन होता है, ठीक है। हर से 5 साल बाद चुनाव होने, चुनाव के बाद जो है इनका इलेक्शन होता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड होते हैं, ये याद रखिएगा। सरकार एग्ज़ाम लेती है, एग्ज़ाम लेने के बाद इनको अपॉइंट करती है। बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी, कोई भी बंदा जो है MP MLA कब बनेगा जब जनता का उसको समर्थन हो, ठीक। यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं है, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप योग्य हैं, एग्ज़ाम बीट कीजिए, सरकारी जॉब लीजिए, ठीक। इनका टेन्योर जो है जनरली 5 साल का होता है, ठीक है। शॉर्ट पीरियड के लिए चुने जाते हैं। अगेन कुछ कंट्री में 4 साल भी है, जैसे कि अमेरिका में जो है और शायद रशिया में भी 4 साल ही है, ठीक है। कुछ कंट्री में 6 साल भी है, चाइना और दूसरे कंट्रीज़ में 6 साल हो जाता है, ठीक। जबकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं ये लॉन्ग पीरियड के लिए आते हैं, मीन्स 20-22 साल में जॉब किया, 30 साल में लिया और लगभग 60 साल की एज तक ये जॉब करते ही रहते हैं। हालांकि आज के दौर में सरकार जो है लगातार कट करने के मूड में है, बट इनका जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं उनका जॉब पीरियड जो है लंबा होता है, ठीक। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये डिसीजन लेते हैं, देश में क्या कानून बनने चाहिए, क्या मेजर पॉलिसी चेंज होने चाहिए, ये जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, जो भी डिसीजन ले लिया गया उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। जो परमानेंट है, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, ये सरकार के प्रति रिस्पॉन्सिबल, इनको जनता से मतलब नहीं है। सरकार जो कहेगी हम करेंगे, इनको जनता की से इनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ठीक। इसमें कौन कौन आते हैं तो MP हो गए, MLA हो गए, वार्ड काउंसलर हो गए, सरपंच हो गए, मेयर हो गए, ये सब लोग आते हैं, ठीक। परमानेंट में कौन कौन आते हैं तो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। अगेन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बहुत ज़्यादा पावर है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव कम पावर है, ठीक। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनके पास इतनी पावर क्यों मिलती है, क्योंकि ये जनता के प्रति आंसरेबल है, ठीक है। क्योंकि जो है जनता इनसे सवाल पूछ सकती है और डेमोक्रेसी में जनता ही माई बाप है, जनता ही भगवान है, जनता का इच्छा से ही सब कुछ होता है, तो इसलिए जो है इनको पावर देना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज़रूरत पड़े तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन हो गए तो बेसिकली नेता हो गए, लीडर्स हो गए और जो है मिनिस्टर्स हो गए। परमानेंट में कौन कौन है तो बेसिकली द सिविल सर्वेंट्स, सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो इसी में आ गए, ठीक। यहाँ पर एक सवाल आता है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो काफ़ी एजुकेटेड होते हैं और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों है
कि हमें जो है मिनिस्टर्स, उन्हें मिनिस्टर नहीं बनाया जाता, उन्हें ज़्यादा पावर नहीं दी जाती। एक सवाल बनता है, कभी आप भी सोचिएगा कि उनका काम होता है एडवाइस देना, सरकार को एडवाइस देना, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकते। एक्चुअल डिसीजन कौन लेता है? वो जो होता है मिनिस्टर लेते हैं। वही यहाँ पे एक इसने एग्जांपल दिया, कहा कि जो फाइनेंस मिनिस्टर जो एडवाइज़र है वो फाइनेंस को और बेहतर तरीके से जानता है इन कंपैरिजन टू फाइनेंस मिनिस्टर। इसी तरह से जो लोग जो हेल्थ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या डिफेंस में काम कर रहे हैं, उनको अपने डिपार्टमेंट के बारे में बेहतर पता होता है। फिर भी मिनिस्टर्स को फाइनल अथॉरिटी क्यों दी जाती है? एक कॉमन सा सवाल, ठीक है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी अधिकारी है वो जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में उनका डिसीजन ऐसा हो सकता है जो अच्छा तो हो बट जनता के लिए फ़ायदेमंद ना हो, ठीक। जैसे मान लीजिए अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने एक सजेशन दिया कि टैक्स को जो है डबल कर देना चाहिए, इससे सरकार की इनकम खूब होगी और जो है आप सरकार के पास इनकम खूब होगी तो फिर जो है सरकार अपना काम अच्छे से कर पाएगी। तो एज एन एम्प्लॉय आपको ठीक लग रहा है, बट इसको सोच के देखिए, अगर टैक्स डबल हो जाएंगे तो जनता को कितनी प्रॉब्लम होगी। सरकार, जनता के पास खाने के लिए जो है पैसा ही बहुत कम बचेगा। तो ऐसे केस में अगर पॉलिटिकल लीडर होगा तो वो जो है जनता के एंगल से सोचता है कि हमें ऐसा डिसीजन लेना है जो कि जिससे जनता की भलाई हो। अधिकारी वो डिसीजन बताएगा जिससे कि सिस्टम का फ़ायदा हो, ठीक है। और नेता जो है वो डिसीजन लेगा जिससे जनता का फ़ायदा हो। क्यों? क्योंकि जो है उसको जनता से वोट लेना है। तो जब तक जनता की भलाई की बात नहीं करेगा तब तक जो है उसको जनता वोट नहीं देगी, ठीक है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी में जनता की विल से जो है सुप्रीम होती है, इसलिए। और मिनिस्टर चूँकि इलेक्टेड होते हैं, हर 5 साल बाद उनको शक्ल दिखानी है। तो ऐसे केस में जो एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर है मिनिस्टर को दी जाती है कि अगर मिनिस्टर ने कुछ गलत किया तो 5 साल बाद जो है जनता उसको उठा के बदल सकती है। जनता जो है वो सरकार को तो अधिकारी को तो नहीं बदल सकती, उसके हाथ में पावर नहीं है। तो ऐसे केस में अगर अधिकारी ने कुछ गलती की तो जनता जो है अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, ठीक है, लेकिन नेता के खिलाफ एक्शन ले सकती है अगली बार चुनाव ना जीता करके। इसलिए जो एक्चुअल पावर है वो जो है नेताओं को दी जाती है, जो MP जो मिनिस्टर्स हैं उनको दी जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पब्लिक, ठीक है। इसलिए जो है मिनिस्टर्स जो है मिनिस्टर्स के हाथ में पावर रखना जरूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, ऐसा भी नहीं होता मिनिस्टर सारे गधे ही होते हैं, उनके पास भी एक लंबा पब्लिक एक्सपीरियंस होता है। एडिशनली मिनिस्टर्स अपने मन से भी डिसीजन नहीं लेते, उनके पास जो है मिनिस्ट्री में बड़े बड़े अधिकारियों की टीम होती है जो चीज़ों को समझाते हैं और फाइनली जो है हर एक चीज़ को उनको क्लियर करने के बाद फाइनली जो है वो आपस में डिस्कस करके ही डिसीजन लेते हैं। तो इस तरह से ये कहना कि मिनिस्टर अगर अनपढ़ है तो वो गधा है, ऐसा नहीं होता। सीधी सी बात है, किसी को ऐसे ही मिनिस्टर नहीं बनाए थे। मिनिस्टर बनाने के लिए वो 3-4 बार चुनाव जीत चुका होता है, उसके बाद जो है उसका लंबा पब्लिक एक्सपीरियंस होता है, वो लोगों की प्रॉब्लम समझता है, तभी तो 4 बार चुनाव जीता। और बाकी जो है नेता लोग हैं ही उसको समझाने के लिए, ठीक है, नेता कह रहे अधिकारी लोग हैं ही उसको समझाने के लिए। तो इस तरह से ये सिस्टम रन करता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पूरे गवर्नमेंट सिस्टम में, ठीक, जो प्राइम मिनिस्टर है वो जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक। प्राइम मिनिस्टर की कहानी क्या है? तो नॉर्मली जैसा कि आपको बताया था कि लोकसभा में, ठीक, 543 का इलेक्शन होता है। इसमें जिसके पास भी 273 या इससे ज़्यादा जो है सीटें हैं जिस भी पार्टी को मिलती है, उस पार्टी का जो लीडर है उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक। 273 से 272 प्लस या 273 एंड अबव, ठीक, जिसके पास भी सीटें हैं उसको जो प्रेसिडेंट जो है इनवाइट करता है एज ए प्राइम मिनिस्टर अगेन, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो बाकी मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं? तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर उसके जो उसी के पार्टी के जो बड़े बड़े लोग होते हैं या जिसको भी इनवाइट करना चाहे उसको जो है बाकी मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। जनरली सरकार बनाने के लिए आपको जो है नॉर्मली जो है पार्टी, कोई ना कोई पार्टी को मेजॉरिटी मिल ही जाती है। कई बार क्या होता है कि किसी पार्टी को जो है फुल मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रही जिसको जो है 273 या इससे अधिक सीटें नहीं मिली। उस केस में क्या होता है? उस केस में पार्टियां अलायंस बनाती हैं, मीन्स 4-5 पार्टियां जो है आपस में मिलेंगी। कई बार तो मतलब 20-20 पार्टियों ने जो है मिल करके सरकार बनाई है, ठीक है। तो कई पार्टियां मिल करके एक अलायंस बनाती हैं और फिर जो है उस अलायंस का जो हेड होता है, ठीक, वो जो है उसको जो है प्रेसिडेंट जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ठीक। अगेन उसकी पावर कब तक है?
जब तक कि जो है उसकी मेजॉरिटी पार्टी या उसका कोलिशन, जो उसका गठबंधन है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तब तक वो अपनी पावर को यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, तो मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर है, जिसको जो है 273 या इससे अधिक सीटें मिली, इसको 272 प्लस कहते हैं, मैजिकल नंबर 272 प्लस। ठीक, तो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पर जो है बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक, और ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि जो भी वो कहेगा प्राइम मिनिस्टर, आराम से बाकी लोग उसकी बात मान लेंगे और आराम से उसको सजेस्ट करेंगे। ठीक, नॉर्मली जो है 60 से लेके 80 तक जो है मिनिस्टर होते हैं, जिनकी 3 मेजर कैटेगरी होती है। ठीक, पहली कैटेगरी क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, सबसे पावरफुल जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनमें क्या क्या आते हैं, जैसे रेलवे हो गया, जैसे कि फाइनेंस हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। तो ये जो है सबसे पावरफुल मिनिस्टर्स हैं जो देश के लिए सबसे मेजर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स। और मोस्ट ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होती है वो इन्हीं लोगों के साथ होती है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, कुछ छोटे छोटे मंत्रालय भी हैं। ठीक है, एक तो हो गया बहुत बड़े मंत्रालय, कुछ छोटे छोटे मंत्रालय हैं। ठीक है, आप जो छोटा छोटा काम है, जैसे कि जो है मतलब आप कह सकते हो ट्राइबल अफेयर्स हो गया, या फिर जो है कोई खास है कपड़ा मंत्रालय हो गया, या कोई कोई छोटा छोटा स्पेसिफिक जो है छोटे छोटे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो जो है इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेज होते हैं। ठीक है, थर्ड आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, थोड़ा कंफ्यूज करता है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्चुअल में कोई मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये मेजर मिनिस्टर के असिस्टेंट होते हैं। जैसे आपने का एक हो गया रेल मंत्री, ठीक है, रेल मिनिस्टर। ठीक, तो रेल मिनिस्टर, इसी के को जो है असिस्ट करने के लिए एक जो है रेल राज्य मंत्री बना देंगे। ठीक, रेल स्टेट मिनिस्टर। ठीक, तो ये बेसिकली जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये इनके असिस्टेंट होते हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर के असिस्टेंट हैं। और यहाँ पर जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेज हैं ये जो है प्योर अपने आप में एक मिनिस्टर है, ये अलग बात है, इनका मंत्रालय छोटा है। ठीक है, जो बड़े मंत्रालय जैसे होम मिनिस्टर है, तो होम जो है स्टेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर मेन। ठीक है, और उसी को असिस्ट करने के लिए एक होम का जो स्टेट मिनिस्टर बना देंगे। ऐसे ही रेल मिनिस्टर एक मेन हो गया, और उसी को असिस्ट करने के लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ रेलवे 2 बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मिनिस्टर की जो है 3 कैटेगरी हो गई। हालांकि प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर सुप्रीम होता है, तो एक तरह से वो चौथी कैटेगरी बन जाती है। ठीक है, बेसिकली आपकी बुक 3 कह रही है तो हम 3 मान के चलेंगे। नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर ही माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन सबसे एक तरह से ऊपर ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लेवल ऑफ मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। ठीक, और जनरली जो मोस्ट ऑफ जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में होती है, वहीं पर जो सारा का सारा प्रोसेस तय किया क्या कानून बनाना है, कैसे कानून बनाना है। ठीक, इसके बाद आप जब भी जो है मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, हर मिनिस्ट्री के पास अपना एक सेक्रेटरी होता है। ठीक है, एक पूरा ऑफिस होता है जिसके साथ साथ कई सारे जो है ऑफिसर्स होते हैं जो कि जो है उसको उसके डिपार्टमेंट से रिलेटेड सजेशन देते हैं। जैसे कि रेल मिनिस्ट्री होगी तो एक रेल मंत्री हो गया, एक रेल राज्य मंत्री हो गया। एडिशनली बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो उनको सजेस्ट करते हैं साहब कहाँ रेलवे ट्रैक्स बिछानी है, कहाँ नई रेल लाइन बिछानी है, या रेलवे के फील्ड में क्या कुछ डिसीजन लेने हैं। तो जो अधिकारी लोग हैं उन्होंने मंत्री को सजेशन दिया, मंत्री कैबिनेट में अपनी बात लेकर के आया। ठीक है, और कैबिनेट के बाद जो है इस पर काम होता है। ठीक है, पावर्स ऑफ मिनिस्टर ये जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।